नया IBN 7 हौसला है। 7 बजे की देश दिन भर की खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज किन अहम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे अंबेडकर जयंती पर आज जमकर राजनीति हुई। इसके अलावा अमित शाह ने पटना में चुनावी शंखनाद किया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा उस रैली से नादारद रहे। इसके अलावा बीजेपी नेता संजय जोशी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने की वजह से किन नेताओं पर लटक रही है कार्रवाई की तलवार, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही रामपुर में जारी धर्म संकट पर हम बात करेंगे और कांग्रेस की एक विधायक कैसे कार चोरों से साठगांठ के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बहराइच में अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा हुआ। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की चेतावनी के बावजूद जो योगेंद्र यादव और प्रशांत गुट की जो आज रैली थी उसमें 2500 कार्यकर्ता पहुंचे और गुड़गांव में ये जो बैठक हुई थी इसमें भावुक होकर प्रोफेसर आनंद कुमार मंच पर ही रो पड़े। साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा कि पार्टी गलत हाथों में पड़ गई है और उसको चौकड़ी से मुक्त करवाना होगा। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की अगुवाई में आज गुड़गांव में केजरीवाल विरोधी गुट ने पहली बैठक की। दावा है कि इस बैठक में करीब 2500 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रशांत भूषण ने इस दौरान केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी ओर से 3 विकल्प भी गिनाए। हमारे पास 3 विकल्प हैं। हम इस पार्टी को इस चौकड़ी के कब्जे से छुटाने की कोशिश करें, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कि हम कोई नई पार्टी बनाएं, संगठन कैसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्वराज के माध्यम से बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चल सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गलत हाथों में चली गई है। ऐसे लोगों के कब्जे में पार्टी आ गई जिनको स्वराज, जिनको पारदर्शिता, जो उसकी बात जरूर करते थे लेकिन उनके दिल में उसमें कोई अंतर्विश्वास नहीं था कि स्वराज हो, पारदर्शिता हो, आंतरिक लोकतंत्र हो, जवाबदेही हो, उसका कोई विश्वास नहीं था। आम आदमी पार्टी की पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने के बाद पहली बार प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने अपनी अगुवाई में बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव को प्रवक्ता पद से भी हटा दिया था। दलितों के मसीहा और देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, लेकिन हर सियासी दल में ये होड़ लगी हुई है कि कौन सा दल अपने अपने हिसाब से बाबा साहेब को अपना बताए और अपना बनाए। लेकिन आखिरकार किसके हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर? बाबा साहेब अंबेडकर को संसद परिसर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रद्धांजलि दी। कई दिग्गज यहाँ मौजूद थे। फिलहाल जर्मनी की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बाबा साहेब को याद किया। उनकी 125वीं जयंती पर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहेब की ऊंचाई तो वो ऊंचाई थी जिसको कुछ लोग, हमारे जो विरोधी दल है, उस ऊंचाई को थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई एक समाज या वर्ग के नेता नहीं थे। बीजेपी ने भी बिहार में चुनावी शंखनाद करने के लिए बाबा साहेब की जयंती का ही दिन चुना। उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है तब तक भारत से संसदीय लोकतंत्र को कोई दुनिया की ताकत समाप्त नहीं कर सकती है। यूपी में भी अखिलेश सरकार ने बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया। साथ ही हर जिले को बाबा साहेब पर कार्यक्रम करने के लिए 35,000 रुपए भी दिए। जवाब में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की। जो भी होती कि आप इस सरकार की देख रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, लेकिन दिल से समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो आदर सम्मान नहीं देती। कुल मिलाकर देश भर की तस्वीर देखे तो हमें यही पता चलेगा कि बाबा साहेब पर सियासत चरम पर है, इसमें कोई शक नहीं। खबर बिहार से, जहां अमित शाह की पहली चुनावी रैली विवादों में पड़ गई है। दरअसल इस रैली के लिए शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे नहीं और अश्विनी चौबे रैली छोड़कर चले गए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। पटना के गांधी मैदान में चुनावी ताल ठोकने खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत बिहार बीजेपी के ज्यादातर विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अमित शाह ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐलान किया कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा।
मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने वाली। लेकिन अमित शाह की ये रैली विवादों से परे नहीं रही, जो कि शॉटगन समेत कुछ नेताओं की नाराजगी से साबित भी होती है। पटना में अंबेडकर जयंती के मौके पर अमित शाह की चुनावी रैली में शत्रुघ्न सिन्हा शामिल नहीं हुए। बताया गया कि न्योता नहीं मिलने से बिहारी बाबू नाराज थे। उधर अपनी उपेक्षा से नाराज अश्विनी चौबे भी रैली छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में उन्होंने किसी भी नाराजगी से इनकार किया। कोई नाराजगी का सवाल नहीं। उधर बीजेपी के इस सम्मेलन पर नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में पुराने नेताओं की कोई कद्र नहीं रह गई। और बीजेपी नेताओं को संजय जोशी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना भारी पड़ रहा है। उनको बधाई देने वाले 3 मंत्रियों समेत कई लोगों की पहचान की गई है और उनसे आला कमान ने जवाब तलब किया है। बीजेपी नेता संजय जोशी के नाम बधाई के पोस्टर छपवाने और चिपकवाने वाले केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक के पीए नितिन ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री ने अपने पीए को इस्तीफा देने को कहा था। संजय जोशी बीजेपी के संगठन मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाते हैं। इस विरोध का कीमत उनको पार्टी के सभी पदों से हाथ धोकर चुकानी पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक 2 और केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान और सर्बानंद सोनोवाल के सहयोगियों ने भी संजय जोशी के जन्म दिवस पर पोस्टर चिपकवाए थे। उन सहयोगियों पर भी कार्रवाई संभव है। गौरतलब है कि संजय जोशी के जन्मदिन के दिन दिल्ली में उनके घर के बाहर कई पोस्टर लगाए गए थे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। पार्टी नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी ने 3 मंत्री, 1 सांसद और 150 लोगों को चिन्हित कर लिया है। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रामपुर में वाल्मीकि बस्ती को हटाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे लोगों में से 3 की हालत गंभीर हो गई है और इन लोगों ने मॉल के लिए रास्ता बनाने के लिए बस्ती को हटाने के खिलाफ अनशन शुरू किया था। दरअसल नगर निगम बस्ती में एक मॉल बनाने के लिए, उसके रास्ते के लिए इस बस्ती को हटाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि बस्ती को नहीं हटाया जाएगा। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान के इलाके रामपुर में बवाल मचा हुआ है। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ वाल्मीकि बस्ती के ही कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज सुबह इनमें से 3 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। हालांकि अनशनकारियों ने अस्पताल में भर्ती होने से साफ इनकार कर दिया। मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस मस होने को तैयार नहीं थे। 3 पेशेंट हैं, तीनों के जो है बीपी बढ़ा है। तो क्या करेंगे ऐसे में आप? उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। प्रशासन ये कह रहा है कि कल तक ये अपना आंदोलन छोड़ दो अपना, और हम आश्वासन दे रहेंगे कि आगे को ऐसा कुछ नहीं होगा। पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि क्या हमें लिखित रूप में दें। हमें कोई आन के तो देख नहीं रहा है कि भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई आन के नहीं देख रहा, पर अपनी दलील दे रहा है। दरअसल मामला तब बिगड़ गया जब नगर निगम ने बस्ती हटाने का अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। बस्ती बचाने के लिए यहाँ के 800 लोगों ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया है, जो आज ही होना है। इसी बात से प्रशासन भी घबराया हुआ है और किसी तरह उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। खबर असम से, जहां कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बहाने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस की विधायक रूबीनाथ पर कार चोरों के गिरोह के साथ सांठगांठ और आपराधिक षड्यंत्र रचने का सनसनीखेज आरोप लगा है और इसी मामले में गुवाहाटी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अपनी विधायक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को कोई जवाब देते नहीं सूझ रहा है। देश के कुख्यात कारचोर अनिल चौहान से सांठगांठ के आरोप में कांग्रेस विधायक रूमी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों इस मामले में ढिलाई बरत रहे हैं। This is a very sorry state of affairs, particularly when the responsible people's representative, found to be guilty in this kind of fiasco or haphazardness. So this is a very sorry state of affairs. Anyway, इस पूरे मामले पर असम की सियासत गर्मा गई है। उधर गिरफ्तार विधायक रूमी ने इसको अपने खिलाफ साजिश बताया है। और बात मुंबई की, जहां एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसीज ने मुंबई पुलिस को एक अलर्ट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि आतंकी मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन पर हमला कर सकते हैं।
इस अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस ने स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक बार फिर मुंबई को दहलाने की साजिश, एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर लाइफलाइन। जी हां, अगर खुफिया अलर्ट को माने तो आतंकी इसकी साजिश रच चुके हैं। अलर्ट के मुताबिक अगले 2 से 3 महीनों में आतंकी संगठन देश में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। अलर्ट के मुताबिक अगले 2 से 3 महीनों में आतंकी संगठन देश में बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी हमले की साजिश लश्कर ने ही रची है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले गुट में 8 से 10 पाकिस्तानी हैं। जीआरपी के या जो हमारा स्टाफ है, जो भी है जहाँ पे है, उनको सेंसिटाइज करने के लिए हमने अपने ऑफिसर्स को सबको अलर्ट किया है। अलर्ट जारी होने के बाद मुंबई के सभी बड़े होटल और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी एक बार फिर समंदर के रास्ते से आकर कहर बरपा सकते हैं, इसलिए पुलिस ने तटीय इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी है। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बहराइच में एक लड़के की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने के बाद इन रिश्तेदारों ने अस्पताल में इमरजेंसी में तोड़फोड़ भी की। देर रात बहराइच के जिला अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। दिल की बीमारी से पीड़ित एक युवक की मौत पर उसके परिजनों ने जमकर बवाल किया। हंगामा बढ़ता देख उस वक्त अस्पताल में मौजूद कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बवाल नहीं रुका। थोड़ी देर बाद जब एडिशनल एसपी वहां पहुंचे तो उन्होंने सबको समझा बुझाकर शांत किया। इमरजेंसी वार्ड में लाए जाने पर डॉक्टरों में जो तत्परता होनी चाहिए थी, इन लोगों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिल्कुल उसको केयर नहीं किया और उसी के परिणाम स्वरूप उसको कोई एक इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत और गंभीर हो गई और उसकी डेथ हो गई। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उस युवक की मौत हुई है। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने आने में देर कर दी, जिसकी वजह से वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और लड़के की मौत हो गई। इस हंगामे की वजह से अस्पताल में कई घंटे तक काम ठप रहा। आप देख रहे हैं देश दिन भर। एक बहुत ही दिलचस्प खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां ऊना की कोर्ट ने जमीन का मुआवजा नहीं देने पर जन शताब्दी ट्रेन को जब्त करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि 16 अप्रैल तक अगर रेलवे ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया तो जन शताब्दी ट्रेन को ऊना में जब्त कर लिया जाए। और देश दिन भर में चलते चलते आपको एक अच्छी खबर बता देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना होम लोन सस्ता कर दिया है। बैंक ने होम लोन की दरें 0.25% घटा दी हैं और घटी दरें नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर लागू होंगी। इसके अलावा फिक्स रेट पर होम लोन भी सस्ता कर दिया गया है।